नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको टीचिंग एंड एप्टीट्यूड यूनिट का मैंने कुछ वीडियोस अभी अपलोड किए हैं जो कि आप उन्हें देख सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है। और आज मैं आप लोगों को हायर एजुकेशन यूनिट अध्याय से जो फर्स्ट पेपर की एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल सेक्शन है उसमें डिस्टेंस एजुकेशन के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। डिस्टेंस एजुकेशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देने जा रहा हूँ। भारत में प्रथम डिस्टेंस यूनिवर्सिटी कौन सी थी और इग्नू की वर्तमान स्थिति और स्थापना, इन सब बातों पे अभी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो नई दिल्ली, भारत में स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ब्यूरो है। ब्यूरो यानी एक प्रकार से एक सेल है, एक संकाय है, एक विभाग है जो भारत में दूरस्थ शिक्षा को विनियमित करने का प्रभारी है। तो भारत में दूरस्थ शिक्षा के रेगुलेट करने, दूरस्थ शिक्षा को संचालित करने का जो कार्यभार दिया गया है वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को दिया गया है। यह दूरस्थ शिक्षा परिषद की जगह 2012 में स्थापित किया गया था, लेकिन इससे पहले डीईसी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल कार्य करता था। लेकिन वर्तमान में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की जगह डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कार्यरत है। यह एक संगठन है जिसे भारत में सन 1985 के बाद से खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के लिए जिम्मेदार बनाया गया। वर्तमान संयुक्त सचिव इसके अविचल कपूर हैं। यानी एक फैक्ट तथ्य जो भी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मैच द फॉलोइंग पे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। मैंने भी पिछले वर्ष का पेपर देखा, उसमें कम्युनिकेशन में भी मैच द फॉलोइंग पे था। इस तरह से क्वेश्चन था कि रेडियो के आविष्कार में एक क्रम बताइए, सबसे पहले कौन है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसके आविष्कार से जुड़े हुए लोगों को पूछा गया। इसी तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन या एजुकेशन से संबंधित भी मैच द फॉलोइंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आए थे। अतः इसलिए मैं कहूँगा कि आप हर एक जो शैक्षणिक संस्थान में आपको पढ़ा रहा हूँ उस शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनको लिखते चलिए, उनको याद करते चलिए। जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनका हमने पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा है और वो उसको अपने नोट्स के माध्यम से पॉइंट आउट करते चलें। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में भारत की सबसे पहली विश्वविद्यालय का वर्णन करते हैं। भारत की सबसे पहली विश्वविद्यालय जहां मुक्त शिक्षण व्यवस्था का प्रारंभ किया गया वो था BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। जी स्टूडेंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। इसे आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी या अब तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी आदि नामों से भी जाना जाता है। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से पहले ये आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था और बाद में इसे BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी किया गया और इस समय इसका नाम तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी बदल के कर दिया गया है। लेकिन ये जान लीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आया नेट के एग्जाम में कि भारत का सर्वप्रथम डिस्टेंस यूनिवर्सिटी कौन सी थी, और लगभग 70 से 80% बच्चों ने इसका उत्तर गलत दिया। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत में इग्नू जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। अब आप बताइए, सबसे पहली जो है शैक्षणिक ओपन यूनिवर्सिटी है, जबकि ये गलत उत्तर था। सो फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बड़ा महत्व दीजिएगा। मैं आगे बताता हूँ। भारत में हैदराबाद शहर के तेलंगाना राज्य में यह भी स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1982 में राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया था, जो भारत का प्रथम राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया और भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय माना गया या बनाया गया था। इसके संस्थापक व प्रथम उपकुलपति यानी फर्स्ट वाइस चांसलर जी राम रेड्डी थे। वर्तमान उपकुलपति इसके सी पार्थ सारथी हैं। 24 अक्टूबर से 1991 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर इसका नाम बदलकर इसका नाम रख दिया गया। इसका नाम
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को एक अवसर प्रदान करना है जो पारंपरिक कॉलेजेस विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से ऑन कैंपस अध्ययन के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। यह योग्यता, प्रवेश की आयु, पाठ्यक्रम की पसंद, सीखने की पद्धति, परीक्षा के संचालन और शैक्षणिक कार्यक्रम में संचालन के लिए एक लचीला दृष्टिकोण अपनाता है। विश्वविद्यालय रेडियो, टीवी, फिल्म, ऑडियो कैसेट सभी सहित विभिन्न प्रकार के शिक्षण माध्यमों का उपयोग करता है। तो मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको बताया कि भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की स्थापना की गई। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो भी पहले भारत में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के रूप में जाना जाता था और बाद में इसका 2012 में नाम बदल करके डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कर दिया। भारत में सर्वप्रथम पहली ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी या तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई। 1982 में राज्य विधानमंडल द्वारा यह स्थापित हुआ और यह प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय माना जाता है। इसके संस्थापक अभी मैंने आपको बताया जी राम रेड्डी हैं। इसके वर्तमान उपकुलपति सी पार्थसारथी हैं और इसका नाम 1991 में बदल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी किया गया था। इस प्रकार से इसके 3 नाम हुए। पहला नाम इसका आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद वर्तमान में तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से यह जाना जाता है। अभी इसकी विशेषताओं का वर्णन मैंने किया कि इसकी विशेषता यह है कि लचीलापन, क्योंकि अभी ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा मंच प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे शिक्षा के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को काफी हद तक बढ़ाने में सहयोग मिला। भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो दर काफी पीछे था और मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में बताया था, जिसमें एक ऐसी योजना का निर्माण किया गया जिसका नाम था दैट इज एक्सटर्नल सेंट्रल पेरिफेरी, यानी केंद्र में शैक्षिक तत्वों को रखते हुए बाह्य तत्वों, केंद्र में शैक्षिक मुद्दे का विकास को रखते हुए बाह्य तत्वों का प्रयोग किया जाना, जिसमें हमने ओपन यूनिवर्सिटी सेशन को, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, NIOS के नए स्कीम के माध्यम से फेल हुए बच्चों को पास करा करके उन्हें शिक्षा की लाइन में जोड़ने के तरीकों को, तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे कि भारत में शैक्षणिक दर उठे और उसी क्रम में उच्च शिक्षा के दर को बढ़ाने के दृष्टिकोण से ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को स्थापित की गई थी। लेकिन 1982 में ही यह पहला ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित हो चुका था और 1986 में फिर दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में इग्नू की स्थापना हुई, जिसकी चर्चा अभी मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं, कामकाजी लोगों और उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी की बड़ी विशेषता है कि वो लोग जो माइग्रेट हो गए, जैसे मान लीजिए एक लड़की जो एक स्थान पे रह रही है, वो पढ़ाई कर रही है, अब रेगुलर क्लास या कॉलेज जाना उसके लिए मजबूरी है, क्योंकि क्लास या कॉलेज रेगुलर नहीं करेगी तो उसको विश्वविद्यालय के माध्यम से रेगुलर रूप से क्लास ना होने की वजह से तमाम प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, शैक्षिक व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाएगी। ऐसे में अगर उसका विवाह हो जाता है तो उसकी पढ़ाई रुक जाती है, छूट जाती है। लेकिन अगर वो ओपन यूनिवर्सिटी से है, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है, तो वो कहीं पे जाकर के, घर पे जाकर के, ससुराल में जाकर वहां अध्ययन कर सकती है। माइग्रेशन किसी भी कारण से हो, चाहे वो विवाह के कारण से हो, चाहे अन्य बहुत से कारण, नौकरी पेशे, तमाम चीजों के कारण से हो, हर तरीके से शिक्षा पर किसी प्रकार से चोट ना पहुंचे, इस दृष्टिकोण से ओपन यूनिवर्सिटी ने एक माइलस्टोन का कार्य किया शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसने लोगों को व्यवसायिक कौशल में भी सुधार प्रदान किया। व्यवसाय के दृष्टिकोण से घर बैठे बैठे वोकेशनल कोर्सेज, तमाम प्रकार के ऐसे कोर्सेज जो साधारण रूप से कर पाना बड़ा मुश्किल था, इस ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी व्यवस्था ने किया। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में इग्नू की बात भी मैं करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी अपनी एक विशेष पहचान है। सबसे पहली बात, इसका लोगो है द पीपल्स यूनिवर्सिटी। पीपल्स यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ जनता का विश्वविद्यालय। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि इग्नू पे लगभग अब तक मैं समझता हूं 12 से 15 क्वेश्चन विगत कई वर्षों में, 15 वर्षों में आ चुके होंगे और
हर बार कोई ना कोई तरीके से, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो किसी इग्नू के किसी तथ्य तर्क या तथ्य पे संबंधित कोई प्रश्न हो, जरूर पूछा जाता है। मैंने पिछले 15 वर्षों के पूरे क्वेश्चंस को खंगाला तो मैंने देखा कि इग्नू एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा किसी न किसी आधार पर प्रश्न के रूप में जरूर आता है। इसलिए इसके हर एक तर्क को बहुत गहराई से समझिएगा। जो भी फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं उनको बड़े ही गहराई के साथ एनालिसिस कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इग्नू के विषय में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इसकी स्थापना 15 सितंबर 1985 में संसद के एक अधिनियम के तहत हुआ। इग्नू एक्ट सन 1885 के तहत की गई, यानी इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत हुआ। और इसके लिए सरकार ने संसद में जो एक्ट लाया, जो कानून बनाया, वो इग्नू एक्ट 1985 था। इसका मतलब है कि उसी वर्ष ये कानून बना और उसी वर्ष ये कानून पारित हुआ, यानी उसी वर्ष ये अध्यादेश आया और उसी वर्ष ये अध्यादेश कानून में बदल गया और इग्नू की स्थापना 1985 मानी जाएगी। इग्नू भारत की केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और 4 मिलियन से अधिक छात्रों के कुल सक्रिय नामांकन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान होने का गौरव भी रखता है। अब यह महत्वपूर्ण बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय संस्थान है जहां सबसे ज्यादा लोग पंजीकृत हैं। इस मामले में हमें अपना गर्व महसूस होता है कि भारत की एक ऐसी शैक्षणिक संस्थान जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है शैक्षणिक संस्थान है मानी जाती है। इसके कुलपति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जनरली सभी जितने भी भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। इसके प्रथम उपकुलपति प्रोफेसर जी राम रेड्डी। अब ये उपकुलपति पहले भी कहीं के उपकुलपति थे, मतलब ये आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में जब ओपन यूनिवर्सिटी खुला तो उसके भी कुलपति थे, और दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी दैट इग्नू, उसके भी पहले उपकुलपति प्रोफेसर जी राम रेड्डी थे। इसके निर्माण का उत्तरदायित्व हिंदुस्तान प्रेकीन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा गया था। अभी सब सोचिए, बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं पर इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट्स भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े चोट देने वाले ये फैक्ट्स माने जाते हैं। इसलिए हर एक फैक्ट्स का इंपॉर्टेंस है और हर एक फैक्ट्स को बड़े ही सीरियसली दीजिएगा और हर एक फैक्ट्स को डेप्थ के साथ समझते चलिएगा। 26 जनवरी सन 2003 से प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए एकलव्य चैनल का प्रसारण किया जा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी की एजुकेशन के लिए इग्नू। अब एक पर प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान है जो सर्वप्रथम टेक्नोलॉजी एजुकेशन देता है, या टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए रूप से पहचाना जाता है, यह कोर्स करा रहा है, तो वो था इग्नू। इग्नू द्वारा संचालित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन एक ऐसा चैनल है जो 24 घंटा प्रसारित होने वाला एक चैनल माना जाता है। एजुसेट का संबंध, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुसेट का मतलब है एजुकेशनल सैटेलाइट का संबंध शिक्षा के प्रोन्नयन से है, जो विश्व में भारत द्वारा छोड़ा गया पहला शैक्षणिक उपग्रह है। अब इग्नू के शैक्षणिक कार्यक्रमों को रन करने के लिए एक सैटेलाइट स्थापित किया गया। इस सैटेलाइट का उद्देश्य था घर घर तक ओपन टू ऑल, सभी के लिए सुलभ शिक्षण की व्यवस्था करना, यानी सभी लोगों के लिए एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था करना जो घर बैठे शिक्षित हो सके, घर बैठे एजुकेशन ले सके, भले ही उनके पास आधुनिक मोबाइल टेक्नोलॉजी या जूम टेक्नोलॉजी या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी ना हो, मात्र अगर वो टीवी अपने घर में रखते हैं तो टीवी पर भी उनका एजुकेशन संभव हो सकता है, जिसके लिए वो चैनल लगा करके इग्नू द्वारा प्रसारित फ्री टू एयर सेवाओं के तहत क्लासेस को कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक ऐसे आधुनिकतम तकनीक का विकास हुआ जो सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में बहुत बड़ा योग प्रदान करता है। तो इग्नू के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन मुक्त विश्वविद्यालय 1985 के तहत इग्नू को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग
ODL के प्रचार और समन्वय के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत 1991 में दूरस्थ शिक्षा परिषद इग्नू द्वारा स्थापित किया गया था, जो 1992 में परिचालन में आ गया। इसी दूरस्थ शिक्षा परिषद का नाम बाद में बदला गया था, जिसका अधिग्रहण बाद में UGC द्वारा किया गया। यानी ये बात ध्यान रखा जाए कि पहले दूरस्थ शिक्षा परिषद इग्नू के अधीन था, बाद में इसे UGC द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, यानी इसका सुपरमेसी पावर UGC को दे दिया गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो आधार वाक्य है वो मैंने अभी आपको पहले ही बताया, द पीपल्स यूनिवर्सिटी। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी बातें भी ना क्वेश्चन बन के सामने आते हैं, और फिर उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कोई सांप डस रहा हो। अब इतनी छोटी छोटी बातें आपने कहीं से माइंड नहीं किया और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के सामने आएंगे, मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप एक रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने में करते हैं या मैथ्स के क्वेश्चन लगाने में करते हैं। इसलिए हर फैक्ट को रामबाण समझ के आत्मसात करते चलिए, मन के अंदर डालते चलिए। जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं वो डायरी पेन लेकर लिखते चलें, और जो नोट्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं वो नोट्स में इसको देखकर और अंडरलाइन करते चलें। हाल ही में इग्नू द्वारा 2 विशेष कार्यक्रमों का भी संचालन किया गया, यथा सार्क कंसोर्टियम ऑन इग्नू ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसे सैकोडील कहा जाता है। फिर से बोलूंगा, सार्क कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क GMU नेट, जो प्रारंभ में यूनेस्को द्वारा समर्थित था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। सैकोडिल और GMU नेट क्या है? सैकोडिल वास्तव में सार्क कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, जो सार्क के 10वें सम्मेलन यानी कोलंबो, अब सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें साउथ एशिया के 8 देश भारत, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 8 देश है, 8 देशों का एक समूह है जो आपसी आर्थिक साझेदारी या विभिन्न प्रकार के आपसी विकास के दृष्टिकोण से विकसित किया गया। इनका विकास एक प्रकार से ठीक उसी तर्ज पे किया गया जैसे कि यूरोपियन यूनियन का हुआ, लेकिन ये बात अलग है कि यूरोपियन यूनियन में जो आपसी गठबंधन मजबूती आपसी गठबंधन का विकास हुआ वो यहां बिल्कुल भी नहीं देखा गया। उसका 10% भी यहां पर मजबूती या गठबंधन मजबूती के साथ नहीं विकसित हो पाया, और सार्क वास्तव में देखा जाए तो एक फेलियर साबित हुआ। लेकिन फिर भी सार्क सम्मेलन में प्रयास किया जा रहा है कि इसमें वापस अपना वर्चस्व आए और ये दक्षिण के साउथ एशिया के ये देशों को आपस में फिर से किसी अन्य माध्यमों से जोड़ सके और आपसी विकास को बढ़ावा दे सके। तो इसकी 31 जुलाई 1998 को सार्क फोरम ऑफ वाइस चांसलर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज की अगुवाई में इग्नू द्वारा किया गया। तो ये जो सैकोडिल था, इसके अंतर्गत इन 8 देशों के वाइस चांसलर जो हैं उन्होंने बैठ करके एक प्रकार से एक मीटिंग की, जिसकी अगुवाई इग्नू द्वारा की गई, जिसमें सार्क द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सैकोडिल योजना का प्रारंभ किया गया। तो इस सैकोडिल एक प्रकार की योजना है जिसमें सार्क देशों में डिस्टेंस एजुकेशन को कैसे और बढ़ावा दिया जा सके, कैसे और उन्नत किया जा सके, इग्नू इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है, और इग्नू ने इसकी अगुवाई करते हुए इन 8 देशों को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। इसके अलावा GMU नेट, जो कि ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क है, यह यूनेस्को द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम था जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों को मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क से जोड़ने का कार्य किया जाना है। और इस प्रकार से एक ऐसी योजना बनाई गई जिसमें विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों को, यानी ढेर सारे ऐसे विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन देते हैं, उनको एक चेन में लाया जाए जिससे कि एक दूसरे का सहयोग बढ़ सके। इग्नू द्वारा अगर इग्नू के देखें तो वर्तमान में 5 जोन्स हैं, और ये 5 जोन्स एक बार क्वेश्चन में आया और पूछा गया इसमें कौन सा जोन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, और 5वां जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन। अब इसके अलावा जो भी अन्य जोन है वो सब
जो नहीं है वो गलत है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो आपको याद रहेगा। और पांचवा है नॉर्थ ईस्ट जोन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको एक महत्वपूर्ण संस्थान इग्नू और उससे पहले BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो इत्यादि को पढ़ाया। अब यहाँ पर मैं अगर विश्व के परिदृश्य पे नामांकन के दृष्टिकोण से बड़े विश्वविद्यालयों की एक सूची को अगर व्यक्त करूं तो दुनिया में नामांकन द्वारा सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में कुल सक्रिय नामांकन के साथ साथ ऑफ कैंपस अध्ययन भी शामिल करते हुए, ना ही सिर्फ ऑन कैंपस बल्कि ऑफ कैंपस को भी शामिल करें, यानी ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों को शामिल करें, तो सूचीबद्ध नामांकन सक्रिय नामांकन में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट छात्रों का योग के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जहां सबसे ज्यादा नामांकन है विश्व में स्थान आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, जिसकी स्थापना अभी मैंने बताया 1985 में हुई, जहां 40 लाख से ज्यादा लोग एनरोल्ड हुए अब तक। दूसरे पायदान पर एशिया का ही पाकिस्तान का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आता है, जिसकी स्थापना इग्नू से बहुत पहले 1974 में हुई। ये 33,05,948 संख्या को दर्शाता है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम, जो 1967 में काफी पहले स्थापित हुई, उसमें 21,33,846 एनरोलमेंट रखा गया। फिर बांग्लादेश के गाजीपुर में स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी बांग्लादेश, जहां 20,93,182, और 5वें स्थान पे एक्शिया टर्की में स्थित अनाडोलू यूनिवर्सिटी है, जहां 19,74,343 एनरोलमेंट देखे गए। इस तरीके से देखा जाए तो भारत में इग्नू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, विश्व की दृष्टि से भी है, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पंजीकरण के मामले में इग्नू है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 संस्थाओं के विषय में इस वीडियो में चर्चा किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और इग्नू। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे शैक्षणिक क्षेत्रों में काफी योग देने वाला ये दोनों ओपन यूनिवर्सिटीज भारत के रत्न साबित हुए और भारत में शिक्षा में संरचनात्मक परिवर्तन में बहुत बड़ा योग साबित करता है। शिक्षा के शैक्षणिक दर को बढ़ाने में, एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने में और शिक्षा में जन जागरूकता लाने के लिए इन इग्नू और BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योग था। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको